अभी हम बात कर रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो जैसे अभी आपको मालूम है कि आपके बॉडी में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, या फिर अगर आपके इंडस्ट्री में कहीं पे लिक्विड फ्लो हो रहा है या फिर गैस फ्लो हो रहा है, पाइपलाइंस थ्रू फ्लो हो रहा है, या फिर रिएक्टर्स में है, या फिर आप कहीं पे स्टोर कर रहे हैं यानी कि लोडिंग कर रहे हैं या फिर अनलोडिंग कर रहे हैं, ये सभी चीजें या सभी एक्टिविटीज ऐसी हैं जहां पे स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के चांसेस है। तो इसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये कुछ सफिशिएंट डिग्री तक अगर होगी तो उसकी वजह से स्पार्क वहां पे जनरेट हो सकता है, और उसकी वजह से यहाँ पे फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो फ्लेमेबल एरिया या फ्लेमेबल सब्सटेंसेस अगर आप यहाँ पे नियर बाय यूज करते होंगे। तो इसीलिए आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अवॉइड करनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी फॉलो करनी चाहिए। तो जैसे अगर यहाँ पे कुछ शॉक होता है, स्पार्क शॉक होता है लेकिन स्पार्क जनरेट नहीं होता है, तो वहां पर भी ये ग्राउंडिंग वहां पे प्रोवाइड नहीं की गई, ये आपको पता चलता है। तो ग्राउंडिंग करना जरूरी है। तो जैसे जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी बॉडी की मूवमेंट भी होती है तो भी स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। तो अगर आपने ये करंट यानी कि चार्ज अगर ये अर्थिंग में कन्वर्ट नहीं किया, ग्राउंड नहीं किया, तो ये स्पार्क या चार्ज जो है शायद दूसरे मेटल या कंडक्टर्स में जा सकता है, और जिसकी वजह से वहां पे अगर गैप तैयार हो जाता है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज एयर थ्रू जाएगा वहां पे हाई वोल्टेज जनरेट हो सकता है, और ये हाई वोल्टेज अगर जनरेट होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये इमेजिन भी नहीं होगा कॉमन पर्सन्स को कि इतने सिंपल स्टैटिक चार्ज की वजह से यहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकते हैं यानी। तो ये ऑलरेडी इंसिडेंट्स हो चुके हैं। एक्सीडेंट एनालिसिस में, इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस में भी ये पता चला है कि स्टैटिक चार्ज की वजह से फायर और एक्सप्लोजन के केसेस हुए। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में या फूड इंडस्ट्रीज में जहां पे हाइड्रोकार्बन मटेरियल यूज होते हैं, या फिर एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज होते हैं, या फिर डस्ट मटेरियल यूज होते हैं, तो ऐसी जगह जहां पे लोडिंग अनलोडिंग होती है तो वहां पे स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आपको सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना चाहिए जिसके थ्रू आपको पता चले कि आपके इक्विपमेंट्स में या मटेरियल्स में या आपके बॉडी में कितना स्टैटिक चार्ज यहाँ पे डेवलप हो चुका है। और उसको अगर वहां पे कुछ मैकेनिज्म होगा, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसा मैकेनिज्म होता है, जैसे अगर आप पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर पेंट डिपार्टमेंट में आपको जाना है, तो वहां पे मैक्सिमम सॉल्वेंट यूज होता है। तो सॉल्वेंट एज अ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट रहता है, इसलिए टोटल वेपर्स जो रहते हैं उसके वर्किंग एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो अगर आपने स्टैटिक चार्ज वहां पे छोड़ दिया तो उसकी वजह से एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स जहां पे हम कहते हैं उसको कन्फाइंड स्पेस भी कह सकते हैं या फिर हजार्डस एरिया कह सकते हैं, उस जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि उसको एंटर करने के पहले ही आपका स्टैटिक चार्ज जो बॉडी में है वो नलिफाई होना चाहिए यानी कि जीरो होना चाहिए। तो ये सिर्फ जजमेंट लेके भी कुछ फायदा नहीं। जैसे इंडस्ट्रीज में मैंने कुछ प्रैक्टिसेस देखी है, जो कुछ चेन या कुछ पोल यूज करते हैं, उसको होल्ड करना है और कुछ सेकंड्स के बाद वो खुद ही डिसाइड करता है अभी स्टैटिक चार्ज कम हो चुका है या जीरो हो चुका है और आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन वहां पे कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जो जनरली अगर आपने डिजिटल डिस्प्ले वहां पे लगाया और डिजिटल डिस्प्ले का अगर आपको दिखता है कि इतना वोल्टेज यहाँ पे डेवलप है और वो कुछ देर के बाद ये जीरो हो चुका है और उसके बाद में ही ग्रीन सिग्नल लगना चाहिए और उसके बाद में उन्होंने डोर ओपन करना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ यहाँ पे चेंजेस है जो रिक्वायर्ड है। अगर आपकी इंडस्ट्रीज में नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। जहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे कि अगर आप एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज देखे होंगे या फिर अगर जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है या फिर DRDO के ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज करना पड़ता है और वहां पे आपको जो एंटीस्टैटिक मैट्स है या एंटीस्टैटिक मटेरियल्स है वो सभी जगह यूज करना पड़ता है। यानी कि अगर स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के चांसेस है वो मिनिमाइज कर जाते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल थ्रू। इवन अगर आपके स्टैटिक मैट्स वहां पे एंटीस्टैटिक मैट्स वहां पे नहीं है तो एंटीस्टैटिक सोल्स वाले जो शूज है
वो आपको यूज करना चाहिए और उसका भी कॉन्फर्मेशन IS स्टैंडर्ड से होना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ओरिएंटेड गाइडलाइंस आपको दी जाती है। तो इसमें ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के लिए जो मैंने अभी बात की है वही बातें यहाँ पे बताई गई है, जहाँ पे आपको इफेक्टिवली अर्थिंग करना जरूरी है। अर्थिंग एंड बॉन्डिंग प्रोविजन जिसको हम कहते हैं, ये अर्थिंग एंड बॉन्डिंग प्रोविजन भी नेसेसरी है, क्योंकि कहीं जगह कुछ कनेक्टिविटी मिस होती है और वो अगर कनेक्टिविटी मिस होती है और वहां पे अगर स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है तो वहां पर आपको बॉन्डिंग करना भी जरूरी है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे अगर कोई रिएक्टर है तो ये रिएक्टर पे अगर ये लीड है और उसके थ्रू यहाँ पे कोई पाइपलाइन है या फिर आप कहीं टैंकर से उसको लोड कर रहे हैं वो रिएक्टर को, तो ये जो टैंकर्स का जो पाइपलाइन है ये टैंकर से 100% मेटल थ्रू कनेक्टेड है या नहीं, जिसकी वजह से स्टैटिक चार्ज कंटिन्यू फ्लो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग की गई है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप होता है तो ये अर्थिंग की वजह से ये स्टैटिक चार्ज नलिफाई हो सकता है। इवन यहाँ पर भी जो कनेक्टिविटी, तो कई जगह ऐसे इंसिडेंट में पाया गया है कि जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर होल रहता है और उसके होल थ्रू ही ये पाइपलाइन यहाँ पे कनेक्टेड रहता है रिएक्टर्स के लिए या फिर आपके जो स्टोरेज टैंक्स है उसके लिए। और ये जो पाइपलाइंस है और ये जो होल है इसके बीच में भी गैप रहता है और ये गैप की वजह से यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी मिस हो सकती है। तो जहां पर ऐसे अगर केसेस होंगे तो आपको यहाँ पे बॉन्डिंग करना जरूरी है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स होगा और दूसरा कंडक्टर होगा उससे वायर कनेक्ट करना पड़ेगा आपको और उसके थ्रू फिर कंडक्टिविटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो अर्थिंग भी नेसेसरी है और बॉन्डिंग भी नेसेसरी है। तो कंडीशंस पे डिपेंड होगा कि यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने के चांसेस क्या है और उसके बेसिस पे आपको ये प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने के चांसेस है। तो स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो आपको पेंट में देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कोटिंग भी ऐसी आती है या फिर रस्टिंग है, करोजन से, ग्रीसेस से, ऑयल से, रेजिन से। तो ये सभी बातें आपको अवॉइड करनी या रिमूव करनी, क्योंकि अगर ये होता है तो यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे फायर कैच होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि जैसे यहाँ पे ऑयल है तो ये हाइड्रोकार्बन है, ग्रीसेस से ये हाइड्रोकार्बन है, रेजिन है हाईली फ्लेमेबल मटेरियल है, ये पेंट है ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, यानी कि अगर ये वेपर क्लाउड तैयार करता है तो एक्सप्लोजन के भी चांसेस होते हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी। तो उसके अलावा जो लूज कनेक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं या फिर ब्रोकन क्लैंप भी होते हैं। जैसे मैंने एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में देखा था, तो मैंने हाथ लगा के भी देखा था, तो वो जो क्लैंप था वहां पे बॉन्डिंग प्रोविजन के लिए यूज किया गया था, अर्थिंग एंड बॉन्डिंग प्रोविजन के लिए, लेकिन कोरोसिव एटमॉस्फेयर की वजह से वो क्लैंप ब्रेक हो चुका था। तो ये भी आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे इंस्पेक्ट करना है कि ये जो क्लैंपिंग प्रोविजन रहती है या फिर वायर प्रोविजन रहती है या मेटल सरफेसेस को बॉन्डिंग प्रोविजन रहती है, ये क्लियरली कनेक्ट है या नहीं। तो ये भी आपको कंटिन्यू बेसिस पे इंस्पेक्ट करना चाहिए और फिर आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करनी चाहिए। अभी ये जो हमने बातें की ये मैक्सिमम रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन के बारे में। लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एक मेजर हजार्ड है जिसको हम कहते हैं लाइटनिंग। तो ये नेचुरल फिनोमिना है जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। तो लाइटनिंग अगर अवॉइड करनी है या फिर लाइटनिंग में से जो हाई वोल्टेज फोर्स आता है उसको अगर अवॉइड करना है तो उसके लिए आपको लाइटनिंग अरेस्टर यूज करना चाहिए। तो जो इक्विपमेंट यूज करना है आपको लाइटनिंग अरेस्टर। तो जैसे ये लाइटनिंग फिनोमिना अगर आपको मालूम है तो जो क्लाउड्स रहते हैं वो अलग अलग क्लाउड्स एक जगह आते हैं और वो टकराने की वजह से वहां पे हाई वोल्टेज फोर्स वहां पे जनरेट होता है। और ये हाई वोल्टेज फोर्स, हाई पावर यानी कि हाई एनर्जी वो क्लाउड्स के पॉइंट पे रहती है जो वहां पे कांटेक्ट हुआ रहता है। और जो अर्थ है यानी कि जो आपकी मिट्टी है, ग्राउंड है, वो जीरो रहता है। अगर जीरो रेजिस्टेंस है यानी कि हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज यानी कि हाई एनर्जी टू लो एनर्जी ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इसीलिए जैसे ही लाइटनिंग होती है तो आपको स्काई थ्रू डायरेक्टली जो अर्थ है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है।
तो ये इतने कम सेकंड्स में हो जाता है कि यहाँ पे मोर देन थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होता है और विद इन सेकेंड्स वो अर्थ को पास हो जाता है। तो अगर इन बिटवीन इसके बीच में अगर कोई ट्रीज होंगे या एनिमल्स होंगे या अगर पीपल होंगे तो गारंटेड यहाँ पे फैटेलिटी केस होने वाले, क्योंकि इतने थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज या लैक्स ऑफ वोल्टेज रजिस्टर करने के लिए आपके बॉडी में कोई प्रोविजन नहीं है, या फिर एनिमल्स में भी कोई प्रोविजन नहीं, इवन ट्रीज में भी कोई प्रोविजन नहीं। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि बॉडीज में, चाहे वो एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी या ट्रीज में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहता है और ये गुड कंडक्टर है, जिसकी वजह से इजीली उसमें थ्रू पास हो जाता है और वहां पे फैटेलिटी के चांसेस है। तो ये अवॉइड करने के लिए जनरली हम लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर ये एक्चुअली 100% प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में लाइटनिंग प्रोटेक्टर लगाया जाता है, लेकिन ये हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे अभी लाइटनिंग नहीं गिरेंगी। अगर गिरेंगी तो भी जो भी हमने डायरेक्शन दी है, उसका जो वायर हमने अर्थिंग किया है उस हिसाब से ही वो होगी, तो ये गलत फहमी है। लेकिन हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर इसको अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो रहते हैं तो वो अवॉइड करने के लिए अलग अलग वेज है, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट है डायरेक्ट स्ट्राइक। तो ये डायरेक्ट स्ट्राइक में क्या होता है कि जो पर्सन है वो फ्लैश चैनल का पार्ट बन जाता है। जैसे मैंने अभी बात कही कि यहाँ पे अगर क्लाउड से जहाँ पे ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसके थ्रू ये ग्राउंड्स पे अगर आती है तो इसके थ्रू अगर यहाँ पे ये पर्सन अगर खड़ा होता है तो ये पर्सन की वजह से ये वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट का, यानी कि यहाँ पे लाइटनिंग के बेसिस पे फ्लैश का पार्ट बन जाता है। तो ये फ्लैश चैनल का अगर पार्ट बनता है तो गारंटेड यहाँ पे डेथ होने के चांसेस हैं। तो ये डायरेक्ट स्ट्राइक जिसको बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग थ्रू ये पास हो रहा है, इसके वजह से इसको डायरेक्ट स्ट्राइक कहा जाता है। सेकंड है इनडायरेक्ट स्ट्राइक, यानी कि आप कहीं पर है या फिर जो एनिमल है वो कहीं पर है और जहां पर वो लाइटनिंग गिरती है उसके टच में है आप हैं, तो कहीं ना कहीं कंडक्टर वहां पे है और जिसकी वजह से आपका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज का कुछ पार्ट या जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस तक वो आपको हर्ट करेगा या फिर उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे होगा, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्ट्राइक। तो ये जैसे अगर आपको देखना है, स्टडी करना है, तो जैसे यहाँ पे जैसे हमने अभी बताया था कि ये जो क्लाउड से जैसे कांटेक्ट में आता है, स्ट्राइक होते हैं, हाई वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है और ये जो अर्थ है तो ये ग्राउंड पे ये गिर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो जो भी वोल्टेज यहाँ पे रहेगा वो वोल्टेज के बेसिस पे डिपेंड रहेगा कि उसका इम्पैक्ट कहाँ तक। तो अगर ये डिस्टेंस पेरिफेरी में उसका इम्पैक्ट है और वहां पे अगर आप खड़े हैं तो ये इनडायरेक्ट स्ट्राइक की केस है। तो ये वोल्टेज पे भी डिपेंड रहेगा कि आप पे बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होगा। थर्ड केस है सेकेंडरी और रिजल्टेंट। तो ये एक्सप्लोजन या फायर या एक्सीडेंट जहां पे होता है वो केस है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे पर्सन अवेलेबल ही नहीं है और यहाँ पे ऑलरेडी लाइटनिंग हो चुकी है, लेकिन ये लाइटनिंग होने की वजह से यहाँ पे फायर हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ कंबस्टिबल मटेरियल है यानी कि फ्यूल्स या हाइड्रोकार्बन या ट्रीज है तो उसकी वजह से ये फायर में कन्वर्ट हो गई, या फिर एक्सप्लोजिव मटेरियल है तो ये एक्सप्लोजन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अगर ऐसे कुछ केसेस है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी और रिजल्टेंट स्ट्राइक। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो लाइटनिंग की वजह से यहाँ पे पॉसिबल है, तो इसके लिए आपको अरेस्टर यूज करना जरूरी है। तो इसमें अभी एक कंसेप्ट है जिसको हम कहेंगे कैपेसिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंडक्टर्स। तो जो भी आप इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स या वायर्स यूज करते हैं तो उसकी साइज और स्ट्रेंथ जानना जरूरी है। जैसे अभी हमने लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में भी कहा है या फिर अर्थिंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया, बॉन्डिंग के बारे में भी डिस्कस किया, या फिर अलग अलग वोल्टेज और एम्पियर्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो ये सभी जगह
आपको जो कंडक्टर्स लगते हैं यानी कि जो कॉर्ड्स या वायर्स लगते हैं तो उसकी साइज और स्ट्रेंथ जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको ये कुछ पैरामीटर्स ध्यान में रखने होंगे, जैसे ये कंडक्टर्स इन कंट्यूट या फ्लेक्सिबल मेटालिक ट्यूबिंग में रखना चाहिए, या फिर उसका मेटल ट्रंकिंग भी करना चाहिए, मेटल शीटिंग्स भी अगर आपको यूज करना है तो उसके साथ भी कंडक्टर्स कहीं पे यूज होते हैं, या फिर जो इंसुलेटेड केबल्स लाइक VIR या CST होते हैं, या फिर केबल इन ट्रेंच होगा, और जो भी जॉइंट्स हैं तो जॉइंट्स जनरली आपको अवॉइड करने हैं। तो जैसे हमने अभी गेज के बारे में कहा है तो गेज के हिसाब से और उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल, जैसे कि अगर हम कहेंगे कि ये कॉपर यूज होता है तो कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग होगी, अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग रहेगी, यहाँ पे दूसरे कुछ मेटल है तो उसकी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग है। तो ये टाइप ऑफ मेटल पे भी डिपेंड रहेगा, उसकी जो डायमीटर है यानी कि गेज है तो गेज के बेसिस पे भी डिपेंड रहेगा, और जो इंसुलेशन यूज होते हैं वो इंसुलेशन मटेरियल पे भी ये सब क्वालिटी डिपेंड होगी। तो ये सब अलग अलग क्वालिटीज के पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आपके जो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स से आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो इसमें ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ये एक पॉइंट है। तो जहां पर कलेक्टिवली कुछ नंबर ऑफ आइटम्स आ जाते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए, और ये ओवर फ्यूजिंग जो हम कहते हैं उसको अगर आपको रजिस्ट करना है या विस्टैंड करना है तो उसके लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन चॉइस करना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। तो ये नॉर्मली शॉर्ट सर्किट के बारे में या ओवरलोड जहां पे होने के चांसेस है करंट या वोल्टेज की, वहां पे आपको प्रोटेक्शन में यूज करना चाहिए। तो हेवी स्विचिंग करंट्स जहां पे है तो वहां पे जो सब डिविजन्स और कुछ ऑपरेशंस है जहाँ पे प्रोटेक्शन गियर्स है तो ये वहां पे मैकेनिज्म आपको यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा जो फ्यूजेस है, रिलेज है, सर्किट ब्रेकर्स है, वहां पे उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी आपको चेक करना चाहिए और वो कैपेसिटी के हिसाब से आपको ये वर्कआउट करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट करंट्स के अगर चांसेस है तो उस हिसाब से ये फ्यूज या रिलेज या सर्किट ब्रेकर्स आपको यूज करना चाहिए। तो ये मल्टीपल वेज भी हो सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। उसके अलावा जो आर्सिंग है या स्कैटरिंग है हॉट मेटल की, जो नॉर्मली फ्यूज होता है, फ्यूज यानी कि मेल्ट, तो अगर आपका वायर जो एज अ फ्यूज यूज होता है तो उसको अगर ओवर करंट मिलता है तो वो प्रोटेक्शन के लिए वो फ्यूज हो जाता है। तो ये मेल्ट होने की वजह से आपका जो करंट कैपेसिटी वो इंटरप्ट हो जाएगा, यानी कि सर्किट है आपका ब्रेक हो सकता है। तो ये अलग अलग आप चीजें यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स भी यूज हो सकता है, रिलेज भी यूज हो सकते हैं, फ्यूजेस भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोटेक्शन के लिए आपको ये अलग अलग टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए। उसके अलावा जो हमने फ्यूजेस के बारे में बात की तो ये फ्यूज के एलिमेंट्स भी आपको अच्छी तरह से सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे ये ऑपरेशंस विदाउट ऑफ कंडीशन है तो यहाँ पे स्विच फ्यूजेस आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर ऑफ नहीं करना है फिर भी ऑपरेशन कंटिन्यू करना है तो वहां पे आपको स्विचेस या फ्यूजेस आपको यूज करना चाहिए। तो हेवी करंट सर्किट्स के लिए स्विचेस प्रोवाइड करना चाहिए, और जहां पे नॉर्मल करंट है वहां पे फ्यूजेस यूज करना चाहिए। अगर आपको ऑपरेशन करना है आफ्टर स्विचिंग ऑफ, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये सेफेस्ट मेथड है और यही जनरली प्रैक्टिस में आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स रहेगी जैसे इंटरलॉकिंग विथ स्विच है, या फिर इंडिपेंडेंट स्विचेस है, या फिर कंबाइन स्विचेस है, या फ्यूज बॉक्सेस है, ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से ये ओवर प्रोटेक्शन या ओवर करंट है उसका भी आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा है सर्किट ब्रेकर्स, तो जहां पे शॉर्ट करंट एक्सीड होता है 10,000 एम्पियर्स तक, या फिर वोल्टेज जो है 150 MVA तक क्रॉस हो जाता है तो वहां पे आपको सर्किट ब्रेकर यूज करना नेसेसरी है। अभी उसके अलावा जो पावर सोर्स के कुछ आइडेंटिफिकेशन करना नेसेसरी है जो प्रोटेक्शन मेथड के अंदर है। तो आपको जो ब्रेकर्स है तो ये ब्रेकर्स आपके कौन से टाइप के हैं, जैसे अभी एयर ब्रेकर भी यूज होते हैं, ऑयल ब्रेकर भी यूज होते हैं, ये अलग अलग ब्रेकर्स के टाइप्स हैं। तो आपकी कंडीशन क्या है उसके बेसिस पे ये ब्रेकर्स आपको फाइनलाइज करनी चाहिए। ये जो
मार्किंग से इसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए, जहां पर आपको क्लियर कट लिखना चाहिए कि आपने कौन सा इक्विपमेंट यूज किया है, कौन सी सर्विस है, आपके अलग अलग जो करंट्स और वोल्टेज की कैपेसिटी है उसका भी मार्किंग क्लियरली लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस वोल्ट के लिए या इस एम्पियर के लिए या करंट के लिए आपको कौन सा पावर सोर्स यूज करना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन नेसेसरी है। उसके अलावा अभी ये सब बातें हमने पढ़ी है कि अभी इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स क्या है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स क्या है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के लिए प्रोटेक्शन मेथड्स क्या क्या होते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है इंडस्ट्रीज में वो होती है एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर आपको टेक्निकली सब बातें मालूम है लेकिन अगर वो आपको प्रोवाइड ही नहीं की गई तो उसमें कुछ मतलब नहीं आएगा। जैसे अभी हमने बात की कि सर्किट ब्रेकर प्रोवाइड करने चाहिए या फिर फ्यूजेस प्रोवाइड करने चाहिए, रिलेज प्रोवाइड करने चाहिए या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे हैंड ग्लोव्स या शूज प्रोवाइड करने चाहिए या फिर अर्थिंग एंड बॉन्डिंग प्रोविजन होनी चाहिए। ये जो भी हमने बातें कही है, डिस्कस की है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है एम्प्लॉयर का। तो एम्प्लॉयर की अगर थिंकिंग अच्छी रहेगी तो ये सभी इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन मेथड्स तो आप अगर जानते होंगे तो उसके लिए ये बाकी फैसिलिटीज आपको देनी चाहिए। तो उसमें स्पेशली जैसे अगर हमने बात जो की थी उसमें था ओवरहेड पावर लाइंस का मिनिमम डिस्टेंस। तो इसके लिए आपको डिस्टेंस, स्पेसिंग, इसके बारे में डिसीजन एम्प्लॉयर से लेना है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है उसको आइसोलेशन करना या फिर GFCI यूज करना या फिर जो AEGSP है उसका एस्टेब्लिशमेंट और इम्प्लीमेंटेशन करना या फिर जो पावर टूल्स है उसको मेंटेन करना और सेफ कंडीशन में रखना। तो ये एक्सपर्टाइज या कॉम्पिटेंट पर्सन से भी अगर कहा गया होगा तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चीजें करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके अलावा जो गार्डिंग प्रोविजन है या फिर जो अलग अलग ट्रेनिंग्स रहते हैं वो ट्रेनिंग्स की भी अरेंजमेंट करना, प्लानिंग करना या फिर उसके लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। लोटो सिस्टम्स आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा जो फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स है या पावर स्ट्रिप्स है वो भी आपको यूज करना चाहिए और जो पावर सोर्सेस है उसका आइडेंटिफिकेशन भी करना चाहिए। तो ये सभी चीजें एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये अगर हम सब करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको रेगुलर बेसिस पे आप ये ऐसे कुछ कंडीशंस जिसको हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं तो ये अनसेफ कंडीशंस आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर्स में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऑयल या कोई केमिकल यहाँ पे लीकेज है या यहाँ पे वेट कंडीशन है या फिर यहाँ पे वायर जॉइंट किए गए हैं या फिर ये प्रॉपर कंडीशन पे नहीं रखे गए हैं या फिर इसका मिसयूज किया गया है। ये ऐसी बात है आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना है और उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है। जैसे अभी यहाँ पे ये सिंपल फोटो से भी पता चलता है कि ये एक्चुअली जो चीज है यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। तो क्लीनिंग के लिए प्रोविजन अलग होती है। यहाँ पे जो पैनल्स है ये पैनल्स में अलग अलग वोल्टेजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस होंगे। तो ये था ओवरऑल इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, उसके प्रोटेक्शन मेथड्स और उसके बेसिस पे जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये फाइनलाइज हो सकता है, अगर ये आपको एक्सेप्ट हो सकता है, अगर एम्प्लॉयर्स ने भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है तो आप इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।